जरा सोचिए, आपने चूहे के जीनोम में से कोई जीन खोज निकाला है और वो जीन एक ऐसे प्रोटीन को बनाता है जो कैंसर का इलाज कर सकता है। कितना जबरदस्त होगा, है ना? अब अगली जरूरत ये होगी कि इस प्रोटीन का ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जाए और किसी भी चीज का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए हमें कारखाना चाहिए होता है। यहाँ पर हमारा कारखाना होगा पर पोषी कोशिकाएं। ज्यादातर मामलों में हम जीवाणु कोशिकाओं का इस्तेमाल करते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर हमारा जीन जाकर प्रकट होता है और फिर हम वहां से प्रोटीन को निकालते हैं। लेकिन इस कारखाने को शुरू करने के लिए पहले हमें उस जीन को अंदर डालना होगा, है ना? और ये काम एक संवाहक यानी कि वेक्टर करता है। ये संवाहक हमारे वांछित जीन यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर परपोषी कोशिका में प्रवेश कराता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। अब दो मुख्य चीजें हैं जिन्हें आमतौर पर संवाहक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है: प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज। इनमें से सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला प्लाज्मिड संवाहक है पीबीआर 322। पीबीआर 322 पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्लाज्मिड संवाहक है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसके हर भाग का क्या महत्व है और हम अपना वांछित जीन इसमें कैसे जोड़ते हैं। अब इससे पहले कि हम सीधे पीबीआर 322 के भागों में जाएं, चलिए एक जरूरी सवाल का जवाब देते हैं। संवाहक की जरूरत ही क्यों है? क्या हम सीधे अपने जीन को परपोषी कोशिका में नहीं डाल सकते? तो जवाब है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। डीएनए की प्रतिकृति में हम देख चुके हैं कि कोई जीन स्वयं अकेला ना तो प्रतिकृति कर सकता है और ना ही व्यक्त हो सकता है। उसे और भी चीजों की जरूरत होती है और ये सब कुछ संवाहक प्रदान करता है। यानी कि संवाहक सिर्फ हमारा जीन ही नहीं ढोता, बल्कि वो सभी जरूरी चीजें भी साथ लाता है जो उस जीन को व्यक्त होने में मदद करती हैं। इसलिए बिना संवाहक के हम ये काम कर ही नहीं सकते। अब आइए समझते हैं पीबीआर 322 के बारे में। ये नाम तीन भागों से मिलकर बना है। पी यानी कि प्लाज्मिड, बी आर बुलिवर और रॉड्रिगेज वो दो वैज्ञानिक जिन्होंने इसे बनाया, 322 उस प्रयोगशाला की क्रम संख्या जिसमें ये नमूना दर्ज हुआ। ये प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये गोलाकार द्विरज्जुक डीएनए होते हैं जो कुछ विशेष जीनों को लिए रहते हैं। इन प्लाज्मिड को निकाला जाता है, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित किया जाता है और फिर संवाहकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब जब पीबीआर 322 एक प्लाज्मिड से बना है, तो इसकी आकृति भी वैसी ही होती है, गोल और द्विरज्जुक डीएनए। अब जैसे ही ये प्लाज्मिड परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है, तो हम चाहते हैं कि ये प्रतिकृति करना शुरू कर दे। तो इसके लिए इसमें एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जहां से प्रतिकृति शुरू हो। इसे कहते हैं ORI यानी प्रतिकृति का मूल बिंदु। यहीं से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। ये भाग ऐसे खुलता है जैसे एक बुलबुला और दोनों दिशाओं में पूरक श्रृंखलाएं बनने लगती हैं। धीरे धीरे ये बुलबुला और बड़ा होता जाता है और अंत में हमें दो अलग अलग प्लाज्मिड मिलते हैं। इसलिए अगर ये ORI ना हो तो प्रतिकृति हो ही नहीं सकती। संवाहक में सबसे पहली और जरूरी चीज होती है ORI। अब सवाल उठता है कि हम इस प्लाज्मिड को कितनी बार प्रतिकृति कराना चाहते हैं। जाहिर है, जितनी ज्यादा प्रतिकृति उतना ज्यादा प्रोटीन। लेकिन जरा सोचिए, जो प्रोटीन हम बना रहे हैं वो अगर परपोषी कोशिका के लिए हानिकारक हो, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि कम प्रतिकृति हो। तो ये प्रतिकृति की संख्या कौन नियंत्रित करता है? इसके लिए पीबीआर 322 में रोप नामक एक जीन होता है, रिप्रेसर ऑफ द प्रमोटर यानी कि उन्नायक का दमनकारी। ये प्रतिकृति की संख्या पर नजर रखता है। अगर ज्यादा हो गई तो ये एक प्रोटीन उत्पन्न करता है जो ORI पर जाकर बंध जाता है और आगे की प्रतिकृति को रोक देता है। पीबीआर 322 एक कम प्रतिकृति संख्या वाला संवाहक है। हर कोशिका में लगभग 10 से 20 प्रतिकृतियां। अब जब ORI और रोप दोनों हैं, तो अब समय है अपना वांछित जीन इसमें जोड़ने का। लेकिन ये तो एक बंद पाश है, इसे कहीं से काटना पड़ेगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आणविक कैंची।
जिसे कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मान लीजिए हम प्रयोग करते हैं इको आर एक का। ये केवल एक विशिष्ट अनुक्रम GAATTC को पहचानता है और केवल वहीं काटता है। जहां भी ये अनुक्रम प्लाज्मिड में मिलेगा वहीं काट दिया जाएगा। अगर ये अनुक्रम प्लाज्मिड में बहुत सारी जगहों पर हो तो प्लाज्मिड कई टुकड़ों में बंट जाएगा, जो कि बेकार होगा। इसीलिए एक प्रतिबंधन एंजाइम के लिए एक या अधिकतम दो प्रतिबंध स्थल यानी कि रिस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए। अब जब हमने प्लाज्मिड को काट लिया तो हम इसमें अपना जीन जोड़ते हैं। ये जीन संवाहक के चिपचिपे सिरों यानी कि स्टिकी एंड से जुड़ता है और फिर DNA लाइगेज इसे जोड़ देता है। अब हम इस संवाहक को परपोषी कोशिका में डालते हैं और कोशिकाओं को बढ़ने देते हैं। यहाँ पर तीन स्थितियां बन सकती हैं। पहली, कोई भी DNA नहीं गया। दूसरी, सिर्फ प्लाज्मिड गया लेकिन जीन नहीं। तीसरी, पूरा पुनर्योगज DNA यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA गया। अब इन तीनों में से सही वाले को पहचानने के लिए हम एक और जीन डालते हैं, जिसे कहते हैं वरण योग्य चिन्हक यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर। ये आमतौर पर प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। मान लीजिए हमने डाला एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अब अगर हम कोशिकाओं को एम्पिसिलिन वाले माध्यम में बढ़ने दें तो सिर्फ वही कोशिकाएं बचेंगी जिनमें ये जीन और संवाहक होगा। PBR 322 में दो वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। हमारा वांछित जीन टेट्रासाइक्लिन जीन के बीच में डाला गया होता है। इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया हम आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से सारांश देख लेते हैं। क्लोनिक संवाहक के मुख्य भाग होते हैं ओराइन, जहां से प्रतिकृति शुरू होती है। रोप प्रतिकृति की संख्या को नियंत्रित करता है। प्रतिबंध स्थल, जहां से हम प्लाज्मिड को काटकर जीन जोड़ते हैं। वरण योग्य चिन्हक सही कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं। अब जब ये सब चीजें हमारे संवाहक में आ गई हैं तो ये पूरी तरह तैयार है। अब इसे परपोषित कोशिका में क्लोन किया जा सकता है, प्रोटीन निकाले जा सकते हैं और दुनिया को कैंसर से लड़ने में मदद की जा सकती है।